गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब लिगेंड डी ऑर्बिटल्स के नज़दीक आते हैं तो उनकी स्प्लिटिंग होती है ना। एक पॉइंट था वहाँ पर डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, तो वही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कैसे स्प्लिट होते हैं, किस कारण से स्प्लिट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सपोज़ हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल 6 3 पॉजिटिव है ना। ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड भी है और सेंट्रल मेटल आयन भी है, ठीक है। तो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक जाता है पॉइंट चार्ज के रूप में, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डी ऑर्बिटल में जाकर के फिल होता है ना। लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में। तो जो डी ऑर्बिटल का 5 सेट होता है, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। जनरली किसी भी मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में सेम एनर्जी रखते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। यदि एनर्जी सारे डी ऑर्बिटल्स की सेम है तो वो क्या कहलाते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक। लेकिन जैसे ही लिगेंड उसके नज़दीक आता है, लिगेंड डी ऑर्बिटल के नज़दीक आया, कहने का मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वहाँ पर प्रभावित होती है। कुछ की एनर्जी अधिक हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। ये फिर एनर्जी डिफरेंट होने के कारण डी ऑर्बिटल का पांचों सेट, जो DXY, ये सारी चीज़ें हैं, जो पूरा ग्रुप है इनका DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, है ना, ये सारे 5 सेट डी ऑर्बिटल के डिफरेंट एनर्जी के हो जाएंगे, अलग अलग एनर्जी हो जाएगी। अब अलग अलग एनर्जी हो जाने की वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं, वहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, है ना, उनका विपाटन हो जाएगा, जिनको बोलते हैं स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होने पर जिनकी एनर्जी सेम है वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे, एंड जिनकी एनर्जी उससे कम है और समान है तो वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे। तो स्टडी करने पर ये देखा गया कि जो 3 सेट होते हैं DXY, DYZ एंड DZX, ये तीनों डिफरेंट एनर्जी रखते हैं, किससे? DX2Y2 एंड DZ2, लेकिन इन दोनों की आपस में समान एनर्जी है। इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। ये स्प्लिट होकर के 3 का सेट बना लेते हैं और 2 अलग सेट बनाते हैं, DX2Y2 एंड DZ2। तो जो ग्रुप थ्योरी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, तो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इसको एक अलग सिंबल दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें T2G कहा जाता है। T2G ऑर्बिटल किसको? DXY, DYZ एंड DZX को। ये तीनों सेट क्या कहलाते हैं? एक टर्म में T2G एंड DX2Y2 एंड DZ2 एक टर्म में या एक सिंबल में क्या कह सकते हैं हम उसे? EG। ये 2 अलग अलग सेट बन जाते हैं। T2G में 3 d ऑर्बिटल एंड EG में 2 d ऑर्बिटल। अब ये किसकी वजह से हो रहा था? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में जाते हैं तो वो डी ऑर्बिटल को प्रभावित करेंगे, वहाँ पर उसकी एनर्जी को इफेक्ट डालेंगे उस पर, जिसके कारण डी ऑर्बिटल अलग अलग 2 सेट बना लेता है, एक T2G सेट और एक दूसरा EG सेट बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वो स्प्लिटिंग क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसी को कहा जाता है। लिगेंड के प्रभाव से डी ऑर्बिटल का अलग अलग एनर्जी लेवल वाले 2 सेट को बना लेना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के
दौरान होता है ना। और इनका नाम अलग दे दिया गया T2G एंड EG। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं DXY DYZ DZX 3 सेट है एंड ये 2 सेट है। तो एक चीज़ यहाँ पर और जाननी ज़रूरी है कि d ऑर्बिटल्स के टोटल 5 सेट होते हैं, जिनको एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं। तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन को देखेंगे कि एक्सिस के आधार पर, एक्सिस के बेस पर हम d ऑर्बिटल्स को ओरिएंटेशन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक्सिस को बेस मानकर d ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो 2 टाइप्स का ओरिएंटेशन होता है। ये भी चीज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आई थी। एक होता है एक्सियल ओरिएंटेशन एंड सेकंड होता है नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन, है ना। ये दोनों ओरिएंटेशन है। इन ओरिएंटेशन को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम d ऑर्बिटल के 5 सेट की बात कर रहे हैं। तो ये 5 सेट 2 अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनमें से कुछ d ऑर्बिटल जो होंगे वो एक्सियल कहलाएंगे और नॉन एक्सियल भी कहलाएंगे। किसके आधार पर? ओरिएंटेशन के आधार पर। इनमें से कौन सा एक्सियल d ऑर्बिटल है या नॉन एक्सियल है, या इनमें से कौन सा एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, वो ओरिएंटेशन के बेस पर हम बता सकते हैं। और ओरिएंटेशन को हम एक्सिस के बेस पे बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सियल ओरिएंटेशन में क्या होता है और नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन में क्या होता है। एक्सियल, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी d ऑर्बिटल्स होंगे वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में होंगे। जो d ऑर्बिटल्स के लोब होते हैं वो एक्सिस पे होंगे, है ना। एक्सियल मतलब d ऑर्बिटल्स के जो लोब है वो एक्सिस पे रहेंगे, और नॉन एक्सियल मतलब जो d ऑर्बिटल्स के लोब होते हैं वो एक्सियल पर नहीं रहेंगे या एक्सिस पे नहीं रहेंगे। इस वजह से उनको नॉन एक्सियल कहा जा रहा। और एक्सियल में जो d ऑर्बिटल्स के लोब होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से लोब्स d ऑर्बिटल में एक्सिस पर होते हैं। यदि बात की जाए dx2 y2 की, x z एंड y, तो dx2 y2 इस तरीके से होता है। इसके जो लोब्स होंगे वो x एक्सिस पे होंगे और एक y एक्सिस पे इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x पे भी लोब है और y पे भी लोब है, जो कि dx2 y2 है ना। और यदि dz2 को यदि देखा जाए तो dz2 में भी जो d ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं वो एक्सिस पर ही रहते हैं, x y एंड z। यहाँ पर ये लोब्स रहते हैं d ऑर्बिटल के। ये इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये जो लोब है ये z एक्सिस पर है, और यहाँ पर dx2 y2 है। 2 लोब्स x पर हैं और 2 लोब्स y पर है। इस वजह से इन्हें एक्सियल ओरिएंटेशन कहा जाता है। एंड नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन में क्या होता है? अब इन दोनों को छोड़ करके जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे वो नॉन एक्सियल की कैटेगरी में आएंगे। तो हम dxy dyz एंड dzx को नॉन एक्सियल कैटेगरी में रखते हैं। dx2 y2 एंड dz2 एक्सियल है ना। एंड नॉन एक्सियल में हम किन्हें रखेंगे? dxy एंड dyz को। ये इस तरीके से एक्सिस होगी। एंड नॉन एक्सियल में एक्सिस पर नहीं रहेंगे, एक्सिस के बीचों बीच रहेंगे। x
ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्सिस के बीच में रहेंगे जो भी लोब्स हैं। ध्यान रखना है कि ये एक्सिस पे नहीं रहते हैं, इसी वजह से इनको नॉन एक्सियल कहा जाता है, डी एक्स वाई। इसी तरीके से बाकी डी ऑर्बिटल के सेट भी होंगे जो कि लोब्स को एक्सिस के बीच में रखते हैं। यहाँ पर एक्स एंड वाई के बीच में आ रहा है। ये लोब और ये वाला लोब जेड एंड एक्स के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से जो बाकी डी ऑर्बिटल है, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये सारे कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पर नहीं होते हैं। ये भी हमें लिखना है किसमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंतर्गत, क्योंकि स्प्लिटिंग में कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन को भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशन के आधार पर ही हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स टू वाई टू, डी जेड टू के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे लिगेंड डी ऑर्बिटल के नज़दीक आया और उसको स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग सेट में। वो सब किसके कारण था, एनर्जी के डिफरेंट होने के कारण, है ना। लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट से एनर्जी चूँकि अलग अलग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की, इस वजह से वो दो अलग अलग सेट बना लेते हैं। अब यदि बात की जाए कि जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, तो यदि देखा जाए तो स्प्लिटिंग होने पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड मौजूद रहते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से यदि हैं तो ये सेंट्रल मेटल एटम को सारे लिगेंड अलग अलग तरीके से घेरे रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है स्ट्रक्चर इनका, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ये सारा लिगेंड का अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एक एक कॉम्प्लेक्स करके हम लोग आगे देखेंगे कि स्प्लिटिंग सभी कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है। ये लिगेंड के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल आयन को कोई भी लिगेंड चारों तरफ से कैसे घेर रहा है। यदि ऑक्टाहेड्रल तरीके से घेर रहा है तो उसकी स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, यदि टेट्राहेड्रल रूप से घेर रहा है तो उसकी स्प्लिटिंग हम कैसे करवाएंगे, यदि स्क्वायर प्लेनर रूप में घेर रहा है तो उसकी स्प्लिटिंग हम कैसे करवाएंगे। और ये दो सेट तो हर किसी में बनेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आएगा अभी आगे, जिसकी बात हम लोग करेंगे। हर कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आगे के लेक्चर में, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आएंगे और इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।